हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे बाष्पोत्सर्जन के बारे में। बाष्पोत्सर्जन की संपूर्ण जानकारी इसमें देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाष्पोत्सर्जन के बारे में जान लेते हैं। पौधों द्वारा अवशोषित जल का 5% जो भाग होता है वो पौधों द्वारा प्रयोग किया जाता है, और बाकी जो 95% बचा है यह जल बेकार हो जाता है। 95% जल पौधों के विभिन्न रस रूपों में वातावरण में पहुंच जाता है, जैसे कि बाष्पोत्सर्जन या वाष्प बनकर अन्य माध्यम से ये वातावरण में पहुंच जाता है। पौधों द्वारा ग्रहण किया गया जल, जो पौधे जड़ द्वारा जल का ग्रहण करते हैं, और अतिरिक्त भाग पौधों के वायवीय भागों जैसे कि पत्ती, तना, पुष्प, प्रारोह इत्यादि भाग को हम वायवीय भाग कहते हैं, का जो जल होता है वह इस क्रिया द्वारा यानी कि बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वातावरण में चला जाता है, यानी कि उड़ जाता है बाष्प बनकर। इस क्रिया को हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो हम समझ लेते हैं बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा। पौधों के वायवीय भागों से अतिरिक्त जल की हानि को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी कि कुछ भाग 5% भाग पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, बाकी 95% भाग नष्ट हो जाता है या वातावरण में पहुंच जाता है। इस प्रकार हम इस क्रिया को ही बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन क्रिया कहते हैं। तो चलिए बाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि को समझ लेते हैं। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में दिन रात होती है, यानी कि जो बाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस है पौधों में डे नाइट होती रहती है, परंतु यह क्रिया रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक होती है। या दिन में अधिक इसलिए होती है क्योंकि दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए यह क्रिया दिन में अधिक होती है, क्योंकि दिन का जो तापमान होता है रात्रि की अपेक्षा अधिक होता है। यह क्रिया जीवित पौधों के आंतरिक ऊतकों से लेकर वायवीय भागों तक होती है, जैसे कि तना, पत्ती, पुष्प कलिका आदि भागों को हम वायवीय भाग कहते हैं। इन भागों में जो क्रिया होती है उसे हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इन सभी भागों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यानी कि पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र देखे जा सकते हैं, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें हम पर्णरंध्र इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, इनसे यह क्रिया संपन्न होती है, यानी कि इन्हीं से यह पानी पौधों से वातावरण में जाता है, इन्हीं छिद्रों द्वारा। यह एक भौतिक क्रिया के साथ साथ जैविक क्रिया है, जिसका नियंत्रण जीव द्रव्य द्वारा होता है, यानी कि जो इसमें प्लांट सेल है उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है, उसके द्वारा इस क्रिया का कंट्रोल होता है। इस प्रकार आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे बाष्पोत्सर्जन के प्रकार। बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 उपचर्मी बाष्पोत्सर्जन, नंबर 2 पर्णरंध्री बाष्पोत्सर्जन, नंबर 3 बातरंध्री। इस प्रकार नंबर 1 है उपचर्मी रंध्र बाष्पोत्सर्जन। साधारण पौधों में इस प्रकार का बाष्पोत्सर्जन 10% तक ही होता है। यह बाष्पोत्सर्जन बाह्य त्वचा, जिसे हम इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं, पर उपस्थित उपचर्म जो ब्यूटिन नामक पदार्थ का बना होता है के द्वारा होता है, जैसे कि नागफनी इत्यादि में यह क्रिया संपन्न होती है। इसी क्रिया द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है नागफनी में। उपचर्म के अधिक मोटा हो जाने के कारण बाष्पोत्सर्जन ना के बराबर होता है। इस प्रकार नंबर 2 पर्णरंध्री बाष्पोत्सर्जन, इसे समझ लेते हैं। पौधों के हरे व साकी भागों पर उपस्थित छिद्र, जिन्हें हम स्टोमेटा या पर्णरंध्र कहते हैं, जो कोशिकाओं द्वारा खुलते बंद होते रहते हैं। जो पर्णरंध्र होते हैं यानी कि छिद्र होते हैं, ये कोशिकाओं द्वारा इनका कंट्रोल होता है, जो खुलते बंद होते रहते हैं। इसी पर इसका निर्भर करता है बाष्पोत्सर्जन कितना होगा, कितने परसेंट होगा। पर्णरंध्र द्वारा होने वाले बाष्पोत्सर्जन को पर्णरंध्री बाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यानी कि जो स्टोमेटा द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है, इस प्रकार के बाष्पोत्सर्जन को हम पर्णरंध्री बाष्पोत्सर्जन कहते हैं या स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस विधि द्वारा 80 से 85% तक बाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि उपचर्मी रंध्र द्वारा 10% बाष्पोत्सर्जन होता है, और जो कि 80 से 85% बाष्पोत्सर्जन पर्णरंध्री के माध्यम से होता है। जो स्टोमेटा द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है वो 80 से 85% होता है। इस प्रकार का बाष्पोत्सर्जन उष्णकटिबंधीय प्रकार के पौधों में होता है। बातरंध्री बाष्पोत्सर्जन नंबर 3
पौध तनों और फल आदि के वृक्षों में इस प्रकार का बाष्पोत्सर्जन होता है। या द्वितीयक बढ़वार और काग बनने के कारण भीतरी ऊतकों का वायु आदि के लिए बाह्य वातावरण के संबंध में वातरंध्र ढीली व संपूरक कोशिकाओं के द्वारा होता है। इस प्रकार का बाष्पोत्सर्जन भी वातावरण में चला जाता है, यानी कि इसमें जो बाष्पोत्सर्जन का जल होता है, बाष्प होता है, वो वातावरण में चला जाता है। इस प्रकार के बाष्पोत्सर्जन को हम वातरंध्री बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब हम बाष्पोत्सर्जन से समझने के बाद समझेंगे पर्णरंध्र की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। जो छिद्र होते हैं पत्तियों पर, उनका संरचना क्या होता है उसे समझ लेते हैं। पर्णरंध्रों के चारों ओर बहुत सारी रक्षक कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये आसपास की जो कोशिकाएं हैं, इन्हें हम रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार ये आसपास की जो कोशिकाएं हैं, इन्हें हम रक्षक या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। पर्णरंध्र की आंतरिक संरचना, जो ये अंदर की संरचना है बीज के जैसी, जिसे सेम के बीज के समान देखा जा सकता है, जिनकी कोशिका भित्ति केंद्रक व हरित लवक पाए जाते हैं। यानी कि इन पे जो ये सेम के समान संरचना है, इस पे ये छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, इन्हें हम लवक कहते हैं। और इन्हीं पर केंद्रक भी, यानी कि न्यूक्लियस भी उपस्थित होते हैं, जिनका कंट्रोल ये जीव द्रव्य द्वारा होता है। ये जो संरचनाएं दो दी गई हैं, ये स्टोमेटा की संरचना है, जो ये खुलते और बंद होते रहते हैं। इस प्रकार अगर ये खुला चित्र है, अगर बाष्पोत्सर्जन होता है दिन में, तो इस प्रकार ये खुलते और इस प्रकार ये बंद हो जाते हैं। ये दोनों संरचनाएं बंद और खुलने की अवस्था की हैं। अब हम समझेंगे बाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफिरेशन। बेलजार विधि यह बहुत ही फेमस विधि है, जो बोर्ड परीक्षा एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सरल विधि है, इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक गमले जिसमें पत्तियां वाला पौधा लगा हो, यानी कि सबसे पहले हमें एक प्लांट लेते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसमें हमने एक प्लांट लिया है, और जिसमें ऐसा प्लांट लेंगे जिसमें बहुत सारी पत्तियां हो और बहुत ही हरा भरा और अच्छा पौधा हो, यानी कि स्वस्थ हो, जिसे सींच कर शीशे की प्लेट में शीशे के बेल जार के नीचे रख देते हैं। ये शीशे की प्लेट होती है, नीचे दिख रही है, ये शीशे की प्लेट है। और ये ऊपर जो संरचना दिख रही है, ये इस संरचना को हम बेल जार, यानी कि ये शीशे का बेल जार होता है। और इस पौधे को हम सींच कर, यानी कि सिंचाई करके हम इसके नीचे रख देते हैं। और अब गमले को पूरी तरह पॉलीथीन की चादर से ढक देते हैं। अब गमले को हम पूरी तरह पॉलीथीन की एक चादर होती है, उसे ढक दिया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बेल जार की प्लेट को इस प्रकार रखें कि पानी बाहर से, पानी की वाष्प जो वातावरण की पानी की वाष्प है, ये अंदर ना पहुंच सके। इस प्रकार हम टाइट करके रखेंगे, क्योंकि वातावरण की वाष्प अंदर पहुंच जाएगी तो हमें इसका प्रदर्शन अधूरा दिख सकता है, यानी कि ये विधि सफल नहीं मानी जाएगी। इसलिए हम बेलजार के अंदर पानी की वाष्प ना पहुंच सके, जो बाहर की वातावरण की वाष्प है, कुछ घंटों के लिए उपकरण को छोड़ दिया जाता है। हम कुछ समय के लिए इस काम कर करके उपकरण को छोड़ देते हैं। अब देखेंगे बेलजार के अंदर की दीवार पर, ये बेलजार है, इसके अंदर की जो दीवार है उस पर पानी की कुछ बूंदें देखी जा सकती हैं। पानी की बूंदें आ जाती हैं, या पानी की बूंदें कहाँ से आई, यही पानी पर्णरंध्रों के माध्यम से निकला है। यानी कि जो पौधा के पर्णरंध्र उपस्थित हैं, इनसे पानी जो निकला है वो ऊपर चिपक गया है। जो बेलजार, शीशे का बेलजार है, इसमें चिपक गया है। यही वो बूंदें हैं जो बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ये बेलजार में चिपकी हुई हैं। यही पानी जब वातावरण में पहुंच जाता है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम ट्रांसपिरेशन या बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन को हम पोटोमीटर के माध्यम से मापते हैं, जो एक प्रकार का भौतिक यंत्र है। इसे हम पोटोमीटर यंत्र द्वारा मापा जा सकता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसे याद कर ले। नेक्स्ट, अब हम समझेंगे बाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं, जो बाष्पोत्सर्जन को प्रदर्शित या प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहला कारक है बाह्य कारक। इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है, बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक वो कारक होते हैं जो बाहरी अवस्था में देखे जा सकते हैं, जो बाहरी वातावरण में होते हैं। नंबर वन, वायु की नमी। यदि वायु की नमी ज़्यादा होगी तो बाष्पोत्सर्जन की मात्रा घटती बढ़ती रहेगी।
इस प्रकार वायु की गति, तापमान और वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर, प्रकाश यानी कि सनलाइट, भूमि। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आंतरिक कारक क्या हो सकते हैं इसको प्रभावित करने के लिए। उपचर्म का मोटा होना, जो इसमें उपचर्म होता है प्लांट में, उनका मोटा या पतला होना भी इस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है पत्तियों पर मोमी पदार्थ। आपने देखा होगा कि पत्तियों पर सफेद सफेद जो पदार्थ होता है उसे हम मोमी पदार्थ कहते हैं। इसका ज्यादा होना और कम होना बाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है नंबर 3, बाह्य त्वचा। जो बाहरी त्वचा होती है पौधों की, उस पर भी बाष्पोत्सर्जन का कम या ज्यादा होना निर्भर करता है। नेक्स्ट है नंबर 4, पर्णरंध्र। नेक्स्ट है नंबर 5, धसे हुए रंध्र। कुछ प्लांट्स के पत्तियों पर धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं जिससे ये ट्रांसपिरेशन क्रिया कम होती है। नेक्स्ट है नंबर 6, बाह्य त्वचा पर रोम। जो इसकी बाहरी त्वचा होती है पौधों की, उन पे रोम पाए जाते हैं, कुछ पौधों की ये विशेषता होती है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे बाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है पौधों के लिए, इसका होना ना होना क्यों आवश्यक है। बाष्पोत्सर्जन को महत्व को समझ लेते हैं पॉइंट्स के द्वारा। नंबर 1 है बाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे झुलसने से बच जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, बाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे के सभी भागों में जल का वितरण समान मात्रा में होता है। नेक्स्ट है नंबर 3, अधिक बाष्पोत्सर्जन में फलों की शर्करा की सांद्रता बढ़ जाती है, यानी कि जो फल होते हैं उसमें फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, यानी कि फलों की जो मिठास होती है वो फ्रक्टोज के कारण होती है। ये इसी की सांद्रता बढ़ जाती है बाष्पोत्सर्जन के चलते। नेक्स्ट है नंबर 4, बाष्पोत्सर्जन के कारण चूसड़ बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे रसारोहण के लिए एक महत्वपूर्ण टर्म है। रसारोहण के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसलिए आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।